संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 10वीं के अंग्रेजी विषय के टॉपिक एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में। अभी तक हमने एक्टिव पैसिव वॉइस के 6 टेंसों के बारे में ध्यान किया था। फिर हमने गोइंग टू के बारे में ध्यान किया, फिर हमने मॉडल्स के बारे में ध्यान किया। आज हम ध्यान करते हैं, अगला हमारा टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सबसे पहले हमेशा आपको ध्यान है कि सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब जिसकी है विल हैव या शैल हैव, वर्ब की ऑलरेडी थर्ड फॉर्म होती है और उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव वॉइस बनाते समय हमको सबसे पहले किसको लाना है, उधर ऑब्जेक्ट को इधर लाना है। विल हैव जो है उसके साथ क्या जुड़ जाएगा, बीन जुड़ जाएगा। विल हैव बीन या शैल हैव बीन। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी होती है बाय और फिर सब्जेक्ट, जैसे राम will have bought the beef। ये हमारे सामने एक्टिव वाक्य आ गया। अब देखिए ये राम इसका क्या है, सब्जेक्ट हो गया। will have क्या है, हेल्पिंग वर्ब हो गई। बोल्ट क्या है, मेन वर्ब हो गई। और द बीफ क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। हमारा नियम क्या कहता है, सब्जेक्ट को ले जाओ ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट को लाओ सब्जेक्ट के स्थान पर। तो हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है वो वहां पर आ जाएगा, सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा। तो द बीफ। उसके बाद में हमारा नियम क्या कहता है, विल हैव बीन या शैल हैव बीन। आई और बी के साथ शैल लगता है और बाकी सबके साथ क्या लगता है, विल लगता है। तो बीफ आई और बी में नहीं आता, तो क्या जाएगा, विल हैव। और पैसिव वॉइस में नया क्या जुड़ जाता है, बीन। फिर आपको लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें ऑलरेडी ली हुई होती है। जो तीसरा टेंस होता है परफेक्ट, उन सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो ऑलरेडी होती है। तो बोल्ट थर्ड फॉर्म अपने आप है। फिर हमको क्या जोड़ना, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है तो बाय जोड़ना और फिर सब्जेक्ट आ जाएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पर। इस प्रकार से हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो एक्टिव पैसिव वॉइस का वाक्य है वो इस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदला, उसके बाद में विल हैव और नया क्या जुड़ा, बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी पहले से होती है, बाय लगा करके हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर हम ले लिए। ये है फ्यूचर परफेक्ट का जो एक्टिव पैसिव है वो इस प्रकार से बनेगा। अब हम आगे ध्यान करते हैं। इसके बाद में हम पढ़ते हैं डबल ऑब्जेक्ट। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट है वो दो आ जाते हैं, फिर हमारे सामने समस्या आ जाती है कि हम किससे शुरू करें। तो एक ऑब्जेक्ट के बाद अगर दूसरा ऑब्जेक्ट नाउन होता है तो अपन दोनों में से किसी एक से शुरू कर सकते हैं। गलत नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि सजीव से शुरू करें तो वो अच्छा रहता है। जैसे वाक्य आ गया, द टीचर taught us इंग्लिश। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट कौन है, द टीचर हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद में टॉट क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। अब देखो ये अस क्या हो गया, फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इंग्लिश क्या हो गया, सेकंड ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसमें ऑब्जेक्ट तो आ गए तो आपको किसी एक से अपन शुरू कर सकते हैं, वो भी सही होगा। लेकिन ऐसा माना जाता है सजीव, जैसे ये अस है, ये अस यानी इससे अपन शुरू करें तो वो ठीक माना जाता है। तो पहले अपन मान लो पहले कितने शुरू करते हैं तो हमारा कौन हो जाएगा, इंग्लिश। अब हमको ये टेंस देखना कौन सा है, किससे पता लगेगा।
अब इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है, तो जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो वो ऐसे दो टेंस होते हैं, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल। तो अब ये देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म किसमें आती है? पास्ट सिंपल में। तो ये हमारा टेंस कौन सा हो गया? पास्ट सिंपल। और पास्ट सिंपल किसमें बदलता है? पास्ट कंटिन्यूस यानी वर्ब या वर्ब ऐसे। तो इंग्लिश एक वचन है, क्या आ गया? was। फिर सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म वही होती है, इंग्लिश वाज टॉट। फिर ये हो गया us by the teacher। तो एक तो आप इस प्रकार से इस वाक्य को बना सकते हैं। अब अपने को बनाना जैसे दूसरे प्रकार से बनाना है, तो सजीव लेंगे तो यहाँ पर ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है us। अब यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, तो इधर लाके हमको इसका क्या बनाना पड़ेगा? सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले अंग्रेजी में सरल वाक्यों में हमेशा सब्जेक्ट आता है, क्योंकि इधर अपन ले जाकर उसका क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इसका हमको यहाँ से लाकर के क्या बनाना पड़ेगा? सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ये किसका ऑब्जेक्टिव केस है? हमने प्रोनाउन की सारी में पहले ध्यान दिया था, वी आवर अस। तो ये किसका ऑब्जेक्टिव केस हो गया? वी का। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट कौन आया? वी। ये अस है जो ऑब्जेक्टिव केस है, और यहाँ हमको अस का सब्जेक्टिव केस बनाना इसलिए भी आया। ये थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि ऐसा करते समय यहाँ सबसे ज्यादा गड़बड़ होने की संभावना रहती है। ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ हमको सब्जेक्ट बनाना है, इसीलिए हमने इसका ऑब्जेक्टिव केस का सब्जेक्टिव केस किया वी। अब टेंस हमको पता है पहले से ही कि ये कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वी बहुवचन है, इसलिए क्या जाएगा? वर्ब। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वी वर्ब टॉट। अब ये तो हमने ले लिया, अब पीछे हमारे पास दूसरा ऑब्जेक्ट क्या रहा? इंग्लिश बाय द टीचर। इस प्रकार से डबल ऑब्जेक्ट के जो वाक्य होते हैं उनको अपन दोनों प्रकार से बना सकते हैं, लेकिन जो वाक्य सजीव से शुरू होता है वो अच्छा माना जाता है परीक्षा की दृष्टि से। गलत ये भी नहीं है, लेकिन दोनों प्रकार से आप बढ़ाएं तो सजीव वाला जो है वो ठीक माना जाता है। ये होता है डबल ऑब्जेक्ट, जिसमें दो ऑब्जेक्ट आ जाए, उसको किस प्रकार से बनाए। अब हमारा अगला प्रकार ध्यान रखते हैं। अब अगला होता है अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, यानी ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसको अपने को काम में नहीं लेना है। तो अंग्रेजी में कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो अनइम्पोर्टेंट माने जाते हैं, यानी उनकी वैल्यू है वो कम है इस ऐसी वॉइस में। ऐसे कौन कौन से हैं? मुख्य रूप से दे है, वी है, चिल्ड्रन है, एवरीबॉडी है, एवरीवन है, वन है, ऑल ऑफ देम है, और पीपल है या ऑल पीपल है। तो ये जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव बनाते समय इनको क्या माना? एक्टिव से पैसिव बनाते समय अनइम्पोर्टेंट समझा जाता है, महत्व नहीं रखते। और महत्व नहीं रखने के कारण ये न तो उधर सब्जेक्ट के रूप में काम आते हैं, और न इससे पहले किसी प्रकार का कोई बाय होता है। जैसे पीपल टेक टी इन द मॉर्निंग। अब हमारे पास सब्जेक्ट कौन हो गया? ये देखो पीपल। टेक क्या है? ये पीपल हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, टेक मेंबर हो गई, टी हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया, इन द मॉर्निंग ये टाइम समय हो गया। अब ये ध्यान रखने कई बार हम गलत कर देते हैं कि सबसे जो पीछे होता है वही ऑब्जेक्ट होता है, ऐसा जरूर नहीं है। समय और स्थान ये ऑब्जेक्ट के हमेशा बाद में आते हैं, तो इसका थोड़ा ध्यान रखें। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया टी, तो हो गया टी। अब ये कौन सा टेंस है? पीपल बहुवचन है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो बहुवचन और फर्स्ट फॉर्म हो तब कौन सा टेंस आता है?
सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट की जो ये फर्स्ट फॉर्म होती है अगर का बहुवचन है, एक वचन हो तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है। तो सिंपल प्रेजेंट हमने पहले पढ़ा था, इसमें बदलना पड़ता है इज एम आर में। तो टी एक वचन हो गया, क्या हो गया इज। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म वही है, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन। अब हमको ध्यान रखना है कि जो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है यानी इसका पैसिव में कोई मेन तो नहीं होता, उनको ने खुद को लेना है, ने उससे पहले बाय लगाना। मुख्य रूप से ये माने जाते हैं दे, वी, चिल्ड्रन, एवरीबॉडी, एवरीवन, वन, ऑल ऑफ देम, पीपल, ऑल पीपल आदि। तो टी इज टेकन, अब उसको नहीं लेना है तो सीधा समय लिख देंगे इन द मॉर्निंग। यह अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट का वाक्य है, हमको इस प्रकार से बनाना है। फिर अपने को लगता है एक और जैसे उदाहरण देख लेते हैं। दूसरा जैसे कोई वाक्य आया, चिल्ड्रन लाइक आइसक्रीम। अब ये चिल्ड्रन हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है मेन वर्ब है, ये क्या है ऑब्जेक्ट है। अब आगे हमारा नियम वही सेम पहले वाला, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लाओ, तो हमारा सब्जेक्ट इधर कौन हो गया आइसक्रीम। अब फिर टेंस का ध्यान देना, चिल्ड्रन ये बहुवचन है, फर्स्ट फॉर्म है, तो प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल किसमें बदलना पड़ता है इज एम आर यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। आइसक्रीम क्या है एक वचन है इसलिए आ गया इज। अब कौन रहा मेन वर्ब, लाइक की मेन वर्ब थर्ड फॉर्म की लाइक, और चिल्ड्रन और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है इसमें आगे बाय वगैरह वो कुछ भी नहीं लेना, तो आइसक्रीम इज लाइक। इस प्रकार से बन जाएगा। अब एक और बात इसमें ध्यान रखने योग्य है कि पीपल या ऑल पीपल अनइम्पोर्टेंट है, लेकिन सम पीपल या मेनी पीपल ये अनइम्पोर्टेंट नहीं माने जाते। तो बहुत सारे भैया बहन उसमें गलती कर देते हैं, पीपल शब्द को ध्यान में रखते हुए केवल पीपल है या ऑल पीपल है तो ही हमको उसको अनइम्पोर्टेंट मानना है। लेकिन अगर सम पीपल या मेनी पीपल आ गया तो हमको अनइम्पोर्टेंट नहीं मानना है, लेकिन इससे पहले बाय भी लगेगा, उनको भी देखना है, क्योंकि यहाँ जैसे सम पीपल यानी कुछ लोग, तो लोगों का क्या हो गया बंटवारा हो गया। मेनी पीपल यानी कई लोग, तो पीछे कुछ छूट गए, इस कारण ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है। जैसे सम पीपल टेक कॉफी इन द मॉर्निंग। अब हमारे पास सम पीपल क्या है ये सब्जेक्ट है, टेक क्या है मेन वर्ब है, कॉफी क्या है ऑब्जेक्ट है, इन द मॉर्निंग क्या है ये टाइम है। ये ध्यान रहे लास्ट वाला हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होता, समय और स्थान सबसे बाहर होते हैं। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया तो क्या आ गया कॉफी, वही टेंस है सम पीपल एक वचन यानी प्रेजेंट सिंपल, तो क्या आ गया इज। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म करो टेकन। अब ध्यान रखें, अब इससे पहले अपन ने समझा था कि इस टेकन उस समय केवल अपन ने पीपल को नहीं लिया, लेकिन अब सब पीपल आया, पीपल से पहले सम लग गया, तो ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इसको लेना पड़ेगा। तो कॉफी इज टेकन बाय, अब इसमें लगेगा बाय सम पीपल इन द मॉर्निंग। ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में अपन ने जाना कि कौन कौन से हैं। अब अपन एक अंतिम देख लेते हैं, और अगला है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसको हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ये कैसी वॉइस में दो प्रकार से शुरू होते हैं। पहला होता है हेल्पिंग वर्ब से। अब हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन होती है, डू है, डज है, इज है, एम है, आर है, वाज है, वर है इत्यादि, ये होते हैं हेल्पिंग वर्ब से। और दूसरे शुरू होते हैं WH वर्ड से, लेकिन इसमें ही ध्यान रखें WH वर्ड में जो है वो हु नहीं आएगा, हु है वो इसमें नहीं आएगा, हु का अलग बनता है,
इसलिए ध्यान रहे WH वर्ड है वो इसमें नहीं आएगा। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसमें दो प्रकार से शुरू हो सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले ये ध्यान रखना है जो हेल्पिंग वर्ब्स है उसको इस कई बार में इसमें गड़बड़ कर देते हैं बनाते समय। तो हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर ही वापस रखना है टेंस बदलकर। WH वर्ड है तो WH वर्ड को वही रखना है बदलकर, जैसे डू दी बॉयज प्ले खो-खो, प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब देखो किससे पता लगेगा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है और प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब अपन मान लो इसको हटा देते हैं तो ये कैसा वाक्य बन गया, सरल वाक्य बन गया, द बॉयज प्ले खो-खो। अब देखो अब इसको कैसे बनाना, अब ये तो हमारी क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये क्या हो गया यहाँ सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गई मेन वर्ब हो गई, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। अब अपना ऑब्जेक्ट लाओ, अब ऑब्जेक्ट किसके स्थान से शुरू होगा, सब्जेक्ट से, ये स्थान पे खाली छोड़ दो तो खो-खो। अब हमको पता है ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल किसमें बदलता है, इज एम और आर में से। खो-खो एक मतलब है क्या लग गया इज, यानी हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर वापस हमको क्या लानी है, हेल्पिंग वर्ब लानी है। ये कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं रखनी है, हेल्पिंग वर्ब है वो वापस हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर ही नीचे आएगी टेंस बदलकर। जैसे ये प्रेजेंट सिंपल था, प्रेजेंट कंटिन्यूस आया, पास्ट सिंपल होगा पास्ट कंटिन्यूस जाएगा, वो करने वाले नियम से हम रहेंगे। ठीक है, अब ये हो गया सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले वाला नियम है, प्ले की थर्ड फॉर्म प्ले, फिर लगा दो बाय और सब्जेक्ट को ले जाओ ऑब्जेक्ट के स्थान पर द बॉयज और प्रश्नवाचक चिन्ह। यानी ध्यान क्या रखना, हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर वापस क्या लगाना, हेल्पिंग वर्ब लगाना, बस बाकी देखो सरल वाक्य हो गया। इसको हटा दोगे तो खो-खो ये प्लेड बाय द बॉयज और हेल्पिंग वर्ब इस तरफ लगा दी, नहीं तो इस तरफ लगाते थे। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला वाक्य है वो इस प्रकार से बनता है। अब अगला जैसे WH वर्ड आ जाए, ध्यान रखना हु उसमें नहीं होगा, हु नहीं मानना है। जैसे व्हाट इज ही राइटिंग, ठीक है। अब देखो इसमें भी क्या करना, जो WH वर्ड है WH वर्ड को वापस WH वर्ड के स्थान पर ही रख दो, व्हाट का व्हाट ही रख दो। अब देखो अपने पास ये ले लो, अब ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। अपने पास सब्जेक्ट क्या है, भी है, प्रेजेंट कंटिन्यूस होते ही हमको पता है क्या लगाना पड़ता है, बीइंग लगाना पड़ता है। तो इधर हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब, ऊपर भी हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब थी, इधर भी वही हो गया। नया क्या इसमें जुड़ जाता है, ये हो गया बी। अब मेन वर्ब क्या है, रिटर्न है, थर्ड वर्ब कर दो तो रिटर्न हो गया बाय, ही का बदल गया हिम। तो व्हाट इज ही राइटिंग, व्हाट इज बीइंग रिटन बाय हिम। ये इस प्रकार से हमारा WH वर्ड का वाक्य है वो बनेगा, यानी हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड के स्थान पर WH वर्ड। धन्यवाद।